स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें हम लोग सीखी केमिस्ट्री के अंतर्गत, जो बहुत ही बेसिक चीज है, तो उस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन लिखकर रेडी किए हैं और इस पर आज हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो हम लोग का और कॉन्सेप्ट मतलब उस पर हम लोग का अच्छा कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे किसी पदार्थ का सूत्र हो तो उसे क्या कहते हैं? तो हम बताए हुए थे कि जिसका सूत्र नहीं होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बोलिए। मिश्रण कहते हैं। जिसका सूत्र होगा उसको क्या कहते हैं? यौगिक। तत्व में क्या होता है? सूत्र नहीं होता है, तत्व में संकेत होता है। तत्व में क्या होता है? संकेत होता है। यहां देखिए सही स्टूडेंट, जैसे कि केमिस्ट्री में तीन ही तरह के पदार्थ होते हैं। एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है और एक क्या होता है? मिश्रण होता है। तो यौगिक ही एक ऐसा चीज है जिसका सूत्र होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज लिखा हुआ है, जैसे कि मान लें हम लिख दिए, ये लिख दिए H2SO4 NaCl ZnCl2, कुछ भी लिख दिए, तो ये सब क्या है, इसका नाम क्यों क्या होगा, ये सब हम अगले क्लास में धीरे धीरे बताते चलेंगे। यही बेसिक है आपका, और धीरे धीरे बताएंगे तो और इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी तत्काल में मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ हो, अगर उसका सूत्र है तो वह यौगिक का उदाहरण होगा। ठीक है, अगर सूत्र नहीं है मतलब संकेत है तो वह तत्व होगा। जैसे Na क्या है? सोडियम का संकेत है। H क्या है? हाइड्रोजन का संकेत है। H2 अगर लगा देंगे तो यह हाइड्रोजन का ये क्या हो जाएगा? यह सूत्र हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? यह सूत्र हो जाएगा। H2O क्या हो गया? ये सूत्र हो गया जल का। ठीक है, तो ये यौगिक हो गया H2O। ठीक है, तो उसी प्रकार मिक्सचर मतलब मिश्रण में सूत्र नहीं होता है। जैसे हवा हो गया, हवा का सूत्र नहीं होता है। ब्लड का सूत्र नहीं होता है। ब्लड का अगर सूत्र मालूम रह जाता तो हम लोग ब्लड खुद उत्पादन करने लगते, मतलब खुद बनाने लगते। जो ब्लड हम लोग देते हैं इमरजेंसी में किसी को, तो ब्लड हम लोग खुद दे सकते थे, लेकिन हम लोग उसका सूत्र ही अभी तक नहीं मालूम कर पाए, जो मिश्रण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसका सूत्र होगा उसे यौगिक कहेंगे, और तत्व का संकेत होता है उसका सूत्र नहीं होता है, और मिश्रण का तो सूत्र होता ही नहीं है। तो इसे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये वाला का आंसर क्या होगा? तो ये आंसर यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलिए, यौगिक। लिखते चलिए सही बच्चे। तत्व को कौन सा पदार्थ कहते हैं? तो हम बताए थे कि केमिस्ट्री में दो तरह का पदार्थ होता है, एक शुद्ध होता है और एक अशुद्ध होता है। तो तत्व क्या है? एलिमेंट का भी हम बताते हैं, एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स। मतलब इट इज प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, मतलब इट इज प्योर सब्सटेंस, मतलब यह शुद्ध पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? तो यह शुद्ध पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? बोलिए, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, अरे शुद्ध का मतलब हम क्या बोले थे? जैसे मिलावट ना हो। जैसे कि पानी में दूध मिला देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, हम बोले थे। नाली का पानी में अगर अमृत मिला देंगे, गंगा पानी मिला देंगे, गंगा जल मिला देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। मतलब केमिस्ट्री कहता है कि अकेले रहेंगे ना तो उसको शुद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध। अगर मिलावट हो जाएगा तो अशुद्ध होगा। और आप तत्व कैसा है भाई? तत्व तो अकेला चीज होता है। जैसे तत्व में एग्जाम्पल में चांदी देखिए, चांदी का कुछ भी हम बनाएंगे गला के, चाहे कुछ भी सोनार लोग बनाते हैं, तो तांबा तो नहीं हो पाएगा, टीन तो नहीं हो जाएगा, लोहा तो नहीं होगा। मतलब प्योर चीज है, शुद्ध है। उसी तरह सोना है। ठीक है, सोना से हम चांदी नहीं बना सकते, सोना से लोहा नहीं बना सकते, सोना से तांबा नहीं बना सकते, सोना से टीन नहीं बना सकते हैं। मतलब प्योर चीज है, मतलब उसे मिलावट नहीं किया जा सकता है। मतलब केमिस्ट्री के अनुसार शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो सिंगल हो, मतलब ओनली वन है, मेरा इकलौता हो। ठीक है, तो इसे हम लोग प्योर फॉर्म में क्यों कहें? क्योंकि बिकॉज element is used as only one, because element is used as only one. Okay, and chemistry says only one thing is known as pure substance. Okay, here we can say the answer will be pure, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? बोलिए, शुद्ध। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बोर्ड में इंडिकेटर पदार्थ की किस अवस्था के कारण चमकता है? तो ये दो समझ में आ गया। तो आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रिक बोर्ड में इंडिकेटर पदार्थ की किस अवस्था के कारण चमकता है? तो यह बताया गया था आपका, ये प्लाज्मा अवस्था होता है। प्लाज्मा अवस्था में हमने क्या बोला था? आयनीकृत गैस का एक रूप होता है। आयनीकृत गैस का क्या होता है? एक रूप होता है। तो आयनीकृत गैस कब होगा? जब उसको बहुत हीट किया जाएगा, मतलब इतना ना अधिक ऊर्जा दे दिया जाएगा गैस को। हम बोले हुए थे कि व्हेन द गैस इज यूज्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर then it is decomposed into ions
then the condition of substance is known as plasma condition. Understand? मतलब क्या, जब गैस को बहुत ही उच्च तापक्रम पर अगर गर्म किया जाए तो अपने आयनों में टूट जाता है, इस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और जब आयन में टूटेगा, ठीक है, तो वो जब जब ये गैस को जब बहुत ही उच्च तापक्रम पर मतलब गर्म किया जाता है, मतलब गर्मी बहुत अधिक होने के कारण अगर कोई पदार्थ अपने आयनों में टूट जाएगा तो वह चमकने लगता है। इसी कारण हम बताए भी थे कि सूर्य और तारा चमकता है। सूर्य और तारा के चमकने का भी कारण क्या है? यही है। क्यों? क्योंकि सूर्य और तारा पर बहुत सारा अत्यधिक ऊर्जा निकलते रहता है, क्योंकि वो तो अपने ही बहुत सारा उसमें ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, हीट होता है, ठीक है। तो उसको जब वो अपने आयन में वो टूटेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वहां पर एक प्लाज्मा अवस्था का निर्माण कराएगा। और जब आयन में टूटेंगे तो वो एक ब्राइटनेस होगा, मतलब चमकेगा। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सूर्य और तारा क्या होता है, चमकता है। चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड में इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर मतलब सूचक, तो वो मतलब उससे मालूम हो जाता है कि उस बोर्ड में करंट है कि नहीं है, तो वो भी चमकता है। तो किस अवस्था के कारण होता है? ये प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। कहा गया इलेक्ट्रिक बोर्ड में, ये कौन सा अवस्था हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था के अंतर्गत आपने देखा। चलिए नेक्स्ट है, अणुओं के बीच की दूरी पदार्थ के किस अवस्था में कम होता है? अणुओं के बीच की दूरी पदार्थ के किस अवस्था में कम होता है? तो सही बच्चे यहां देखिए, ओके, देखिए सभी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बोला दुनिया का हर चीज क्या है? पदार्थ है। कोई भी चीज पदार्थ है। पदार्थ का मतलब क्या बताया था? जो स्थान छेदता है तथा जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है। मतलब पदार्थ इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, ओके। दैट इज आई मीन टू से दैट substance or matter means such type of thing which takes place and in that mass is founded, okay। और substance और matter is divided into various parts, जो बहुत सारा हम बताए थे, उसका डिवाइडेड किया गया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये भौतिक अवस्था के अनुसार। तो उसी अवस्था में एक अवस्था आता है आपका ठोस अवस्था। तो इसका मतलब है कि ठोस अवस्था जो है, और क्या है ठोस अवस्था? भी एक पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ का अवस्था है। और तब तो ये सब जो हमने बताया था, परमाणु अणु का डिफिनीशन जो हमने बताया था, परमाणु क्या है? तत्व का सूक्ष्मतम कण है। मतलब परमाणु को भी हम लोग तत्व कह सकते हैं, क्योंकि तत्व का सूक्ष्मतम कण है, मतलब तत्व ही है। अब परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सभी व्यक्ति, आप लोग पदार्थ को हम लोग तत्व कह सकते हैं, क्योंकि सारा चीज तो पदार्थ है। अच्छा, परमाणु को तत्व कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु क्या है? तत्व का सूक्ष्मतम कण है। अब परमाणुओं के समूह को क्या बोले हुए थे? अणु कहते हैं। पिछला वीडियो फर्स्ट पार्ट जो है 1, इसका देख लीजिएगा, अच्छा से समझाया, 1 घंटे का वीडियो लगभग। तो उसमें हम बताए थे कोई भी जैसे कि पदार्थ होगा तो निश्चित है वो पदार्थ होगा तो उसमें तत्व होगा, और तत्व होगा तो उसी को परमाणु कहते हैं। और परमाणु जब बहुत सारे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? अणु हो जाएंगे। जैसे हमने भी बोला, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ठोस एक ऐसा पदार्थ है, जैसे कि ठोस में आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, हम बताए हुए थे। तो कोई भी जैसे कि टेबल है, चेयर है, कुछ भी देखते हैं हम लोग अपने आसपास, वो जैसे कि क्या है उसका, जैसे बेंच को, टेबल को देखते हैं तो उसका शेप और वॉल्यूम, मतलब आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार मतलब जितना है आकार का साइज, आयतन का मतलब जितना स्पेस छेदता है, मतलब स्थान छेदता है। तो उसमें वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो पदार्थ है वो मतलब पदार्थ है मतलब वो तत्व है। पदार्थ है मतलब तत्व, उसमें हम कह सकते हैं तत्व को हम क्या बोले थे? एटम कह सकते हैं, क्योंकि परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है। बताए थे ना कि मनुष्य का जो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है बाद में मनुष्य ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि पानी में चलने लगेगा, मनुष्य तो रोड पर ही चलेगा, धरती पर ही चलेगा। तो पदार्थ हो गया मतलब तत्व हो गया, तत्व हो गया मतलब परमाणु हो गया, परमाणुओं का समूह क्या हो गया? अणु हो गया। मतलब जो ठोस होगा तो उसमें अणु होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत छोटे छोटे। मतलब ये सब जो केमिस्ट्री का जब जो वर्ड जो होता है, ये सब इंटरनल होता है, आंतरिक होता है, मतलब भीतर, मतलब उसके अंदर अंतर्गत होता है। और फिजिक्स में क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, जो हम लोग देख सकते हैं। जैसे घर्षण में सरकता है, ठीक है। कोई भी चीज देखते हैं, जैसे ऊपर बॉल फेंकते हैं तो नीचे क्यों गिर जाता है? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सब होता है। तो ये सब मैंने कि एक्सटर्नल है, मतलब बाहरी सोर्स के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। तो उसी प्रकार ठोस में अणु होंगे, मतलब उसमें अंदर अणु होंगे, तो उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी? किस अवस्था में कब होता है? तो ठोस में होगा।
अरे कम होगा तब ना आपस में सब सटे रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मतलब उनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल चाहे इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत अधिक होता है, मतलब जिसके कारण वो आपस में सटे रहते हैं, मतलब दूर नहीं रहते हैं। और द्रव में क्या होता है, तो उनका अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है, इसलिए द्रव को मतलब लिक्विड के रूप में जैसे कि पानी दूध सब डालते हैं तो बह जाता है, मतलब अणुओं के बीच की दूरी अधिक है, अंतराण्विक आकर्षण बल उसमें क्या हो गया, ठोस से कम हो गया। और गैस में क्या होता है, वो तो उड़ ही जाता है, अणुओं के बीच की दूरी बहुत दूर दूर होती है, और अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है बोलिए, बहुत है कम होता है। ठोस में बहुत अधिक होता है, तब ना सटा रहता है। आकर्षण का मतलब खिंचाव, लगाव, खिंचाव मतलब सट जाना, सटा हुआ है अणु ठोस में, तब ना चिपका हुआ है, मैंने एक साथ जुड़ा हुआ है तो ठोस हो गया। और द्रव में कम होता है अणुओं के बीच की दूरी, इसलिए पानी से की तरह वो बह जाता है, पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी जो उसके एग्जाम्पल है द्रव का। तो चलिए हटाइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस। अणुओं के बीच की दूरी पदार्थ की किस अवस्था में कम होता है, तो ठोस में होता है। उसी प्रकार अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में कैसा होता है, तो बहुत अधिक होता है, अभी बोले हैं। इसी के कारण क्योंकि इस बीच की दूरी कम होगी तो निश्चित है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, बहुत अधिक होगा। आकर्षण मतलब खिंचाव, मतलब सटा रहेगा, और पदार्थ के जो ठोस के जो अणु होंगे आपस में जुड़े रहेंगे। आयनीकृत गैस का रूप पदार्थ की कौन सा अवस्था, हम अभी बोले हैं आयनीकृत गैस का रूप पदार्थ की कौन सा अवस्था है, तो प्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। गैस को अत्यधिक ऊर्जा पर जब गर्म करते हैं तो अपने आयन में टूट जाता है, इसी अवस्था को प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था में आकार और आयतन कैसा होता है, तो दोनों अनिश्चित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयनीकृत गैस का ये रूप है, मतलब ये गैस है, और गैस का आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो ये भी समझ में आ गया। प्लाज्मा अवस्था चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है कि नहीं होता है, तो हम बताए थे प्लाज्मा अवस्था में, बताए थे इट शोज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज इफेक्टेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, यह विद्युत के चालन को सूचित करता है, और जब विद्युत का जब चालन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उसमें पाया जाएगा। तो ये जो अवस्था है इसमें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है कि नहीं होता है, तो होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, होता है। किस अवस्था में घनत्व तो सबसे कम होता है, अभी हमने बोला ठोस में अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिससे अंतराण्विक आकर्षण बल या इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत अधिक होता है। वे आपस में सब एक आपस में सटे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, घने होते हैं एक दूसरे में। जब घने होंगे, घने का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही मतलब अधिक होंगे अणु आपस में एक दूसरे से जुड़े होने के कारण घना होगा, इसलिए उनका घनत्व तो अधिक होता है, ठोस में बहुत अधिक होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन किस अवस्था में सबसे कम बोल रहा है, ठोस से कम होता है द्रव में, और गैस में तो क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि वो तो कहीं भी डालेंगे उसी का कार्य का हो जाता है, मतलब उसी में उड़ने लगता है। जैसे ड्राम में डालेंगे पूरा जगह छीन लेगा, बोतल में डालेंगे तो जितना गैस होगा, थोड़ा सा भी गैस है तो पूरा बोतल में फैल जाएगा। ड्राम में डालेंगे तो ड्रामे में, अगर पूरा रूम में गैस अगर कोई निकलता है तो पूरा रूम में ही फैल जाएगा, मतलब उसका कार्य और आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ किस अवस्था में घनत्व सबसे कम होता है, तो गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस। सत्येंद्र इसको इस सब को दोनों वैज्ञानिकों को किस साल मिला था, तो 1995 में हम बताए हुए थे। ये सब कंपटीशन में पूछता है, ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब बेसिक है, थोड़ा सा जान लीजिए, आगे भविष्य में तो पढ़ना ही है, तो अभी पढ़ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। किस बल के कारण नाभिक के धनाकर्षित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, तो इसका आंसर होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मजबूत नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड वी नो अगेन प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, देन वी कैन से द न्यूक्लियस ऑफ एन atom indicates positive charge because proton has positive charge and neutron has no charge, and we know proton as well as neutron are founded in the nucleus of an atom, hence we can say the nucleus of an atom indicates positive charge. Okay, but we know again repulsion is formed between two similar charges, and here positive charges are founded in the nucleus of an element, hence repulsion is founded, but here but here a strong nuclear force is founded
in the nucleus of an atom, okay, which is stronger than magnetic force, which 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 don't make the repulsion. ओके, तो इसको देख लीजिए, हिंदी में देखिए था किस बल के कारण नाभिक के धनावेशित करने दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते। यहाँ देखिए सभी बच्चे, आप लोग सभी स्टूडेंट देखिए, सभी देखिए, आप जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, सब फिजिक्स से रिलेटेड है। समान आवेश का मतलब क्या होता है? धन आवेश चाहे ऋण आवेश। असमान आवेशों में आकर्षण होता है। आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव का मतलब होता है लगाव का मतलब प्रीति का मतलब लव, ओके, प्यार। अब बोलेगा प्यार मोहब्बत का पढ़ाई पढ़ाने लग गए। चलिए यहाँ देखिए, आप प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर भागना, या इसी को विकर्षण बोलते हैं, रिपल्सन बोलते हैं, ठीक है। तो आप मान लेते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता ही है, रदरफोर्ड ने कहा था। तो उस पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो परमाणु का नाभिक धनावेशित होगा। और आप जानते हैं कि धनावेशित कण समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है, मैंने दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। लेकिन ये क्यों नहीं भागते हैं? इसलिए नहीं भागते हैं क्योंकि उनके नाभिक में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मजबूत नाभिकीय बल काम करता है, जो ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स में चुंबकीय बल से भी बहुत अधिक होता है, जो उसको बैलेंस कर देता है, और जिसके कारण धनावेशित कर नाभिक में एक दूसरे को विकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करते। तो इसका आंसर होगा बताइए, नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति किस वैज्ञानिक के द्वारा खोज की गई? रदरफोर्ड, अभी जैसे हमने बोला, ठीक है। रदरफोर्ड ने बताया थे अल्फा किरण का बम्बार्डमेंट किया सोने के पतले पत्थर पर। तो हमने बताया भी था, इसके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा कि उसमें बहुत सारे कण सीधे चले गए, कुछ अपने रास्ते से भटक गए, और कुछ अपने ही दिशा में रिटर्न हो गए। अब अल्फा किरण होता है धनावेशित होता है, और इसका मतलब है कि अपने ही दिशा में रिटर्न हो गए, चाहे अपने रास्ते से भटक गए, इसका मतलब क्या हुए? प्रतिकर्षित हो गए। इसका मतलब परमाणु के नाभिक में भी धनावेश है। तो ये 1919 में रदरफोर्ड ने इस जो कण थे धनावेशित कण, उसका नामकरण नोमेनक्लेचर प्रोटॉन रखा, लेकिन खोज किया था गोल्डस्टीन ने। बात समझ रही है ना? तो ये इसका आंसर रदरफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। कम घनत्व वाले गैस को निम्न तापमान पर रखेंगे तो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो ये बताया थे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीसी अवस्था। बीसी अवस्था का ये स्टेटमेंट है, मतलब क्या? व्हेन द लो डेंसिटी गैस इज यूज्ड एज द लो टेम्परेचर देन द कंडीशन और स्टेट ऑफ द मैटर is known as the Bose-Einstein condensate. It is made from the two words like as Bose and Einstein. They are the name of two scientists. Okay. इसलिए इनके नाम पर इसलिए इसका नाम रख दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। N2 है, नाइट्रोजन में क्या है? तो आप बोलिएगा तत्व है, ये गलत है। हमने बोला था तत्व क्या होता है? अकेला होता है, अकेले तत्व। अकेले नहीं रहेगा, एक से अधिक रहेगा तो क्या होगा? मतलब सूत्र के रूप में होगा। एक से अधिक होगा तो सूत्र होगा। अकेले रहता है तो शुद्ध हो गया, तत्व तो शुद्ध पदार्थ है। तो यहाँ तो अकेले नहीं ना, नाइट्रोजन का दो परमाणु है, परमाणुओं का समूह हो गया, तो ये क्या हो गया? अब बता दें, ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तो ये अणु है। उसी प्रकार N इसका सिंबल हो जाएगा, संकेत हो जाएगा। नाइट्रोजन का संकेत N होता है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है। हाइड्रोजन का सूत्र कोई पूछे तो H2 बोलिएगा, क्लोरीन का सूत्र पूछेगा तो Cl2 बोलिएगा, क्लोरीन का संकेत Cl होता है। बात समझ में आ रही है ना? उसी तरह O2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, P से फास्फोरस होता है, ठीक है। यौगिक किस पदार्थ का संयोग होता है? यौगिक में किस पदार्थ का संयोग होता है? तो इसमें में जोड़ लीजिए, यौगिक में किस पदार्थ का संयोग होता है? तो हमने बताया था कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ chemical combination of two or more than two elements and the property of compound is dissimilar its constituent or fundamental elements. ओके, ये रासायनिक पदार्थ का संयोग है। किस पदार्थ का संयोग है? रासायनिक पदार्थ। जैसे कि कोई भी रासायनिक पदार्थ होगा, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि C हो गया और O2 हो गया, ये क्या है? रसायन से रिलेटेड रासायनिक पदार्थ है। इससे बना CO2, तो ये जो यौगिक बना, तो किस पदार्थ का रासायनिक, किस प्रकार का संयोग होता है? तो रासायनिक पदार्थ का। मिश्रण में क्या होता है? भौतिक पदार्थ का होता है।
भौतिक का रासायनिक का मतलब समझ में आता है ना। भौतिक का मतलब क्या बोले थे, एक्सटर्नल माने बाहरी सोर्स से जो मालूम चले, और इंटरनल माने आंतरिक माने भीतर माने वो उस तरह से आंतरिक अवस्था से मालूम हो उसको कि रासायनिक अवस्था बोल सकते हैं। चलो ठीक, सुपर फ्लूइडिटी या अति प्रवाह का कॉन्सेप्ट किस अवस्था से प्राप्त होता है, तो हम क्या बोले थे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसमें हम बोले हुए थे इस अवस्था में फ्रिक्शन का मान 0 होता है। क्या होता है, 0। मतलब the state of BEC says when the low density gas is used at very low temperature, then the state of matter is known as Bose-Einstein condensate, and it indicates the theory of superfluidity, and in BEC friction is zero, friction is zero. ओके, तो यही है सुपर फ्लूइडिटी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के आधार पर। तो इस प्रकार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम आगे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो आप तो आज तक आपने कहीं नहीं सुना भी नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते रहिए। केमिस्ट्री में जब तक बेस नहीं तगड़ा होगा आप केमिस्ट्री कभी नहीं समझेंगे। किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा ना क्या भारी लगता है साइंस में, केमिस्ट्री जरूर बोलता है। क्यों, क्योंकि टीचर सब बेसिक नहीं पढ़ाता है, डायरेक्ट बुक पढ़ाने लगता है पास करने के लिए। तो पास करना दूसरी बात है, नॉलेज होना दूसरी बात है। पास तो कोई भी कर जाता है, पढ़े या ना पढ़े। आजकल देखिए ना सब पास हो जा रहा है, तो ऐसा पढ़ाई के क्या करिएगा, आगे चलकर कुछ नहीं कर पाइएगा। कोई भी चीज पढ़े, कोई भी विषय पढ़े, उसको डेप्थ में जाके पढ़े, गहराई से पढ़े, और उसका बेसिक पहले तगड़ा करे, तब चैप्टर पढ़े, तो वो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। नहीं तो पास हो जाएंगे और बाहर जाएंगे पढ़ने, चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो वही बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसलिए हम बार बार बोलते हैं इंग्लिश भी थोड़ा बहुत बोलते हैं, तो इंग्लिश भी समझिए, क्योंकि विदाउट इंग्लिश आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। ओके।